गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग एक नए चैप्टर के रूप में उत्सर्जन या एक्सक्रीशन शुरू किए थे और उसमें उत्सर्जन की परिभाषा बताते हुए आपको मैं उत्सर्जी पदार्थ या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की चर्चा किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्सर्जी पदार्थ और उनके उत्सर्जन की चर्चा करेंगे। अब हम लोग विचार करें कि मुख्य रूप से उत्सर्जी प्रोडक्ट क्या है जंतुओं में या पौधों में। तो पौधों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का ही उत्पादन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसकी बड़ी मात्रा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है, अर्थात वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वह हानिकारक न होकर लाभकारी हो गया, क्योंकि उसके पोषण संबंधी क्रियाविधि में एक प्रमुख कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो गया। शेष थोड़ी बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के बाद बच जाती है वह स्टोमेटा या वायुरंध्र जो पत्तियों में पाई जाती है उसके माध्यम से बाहर निकल जाती है। आप सुने होंगे कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कारण क्या है कि श्वसन की क्रिया तो ऑलवेज होती रहती है और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो दिन के समय बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाता है, लेकिन रात के समय चूंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है इसलिए श्वसन में बना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा, वायुरंध्रों द्वारा। इसलिए रात के समय पेड़ों के नीचे सोना नुकसानदेह होता है, क्योंकि वहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जंतुओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसके लिए अलग अलग जंतुओं में उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक रचना के आधार पर फेफड़ा, क्लोम या श्वास नलिकाओं के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरे टाइप का जो उत्सर्जी पदार्थ है मुख्य रूप से जिसको नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहते हैं हम लोग, इसमें बहुत बड़ी भूमिका या बहुत बड़ा उत्पाद है अमोनिया का। यह काफी हानिकारक और विषैला होता है, जिसका उत्पादन हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। अमोनिया की प्रॉपर्टी यह है कि वह जल में घुलनशील है और जल में घुलनशील होने के कारण जलीय जंतुओं में इसका उत्सर्जन बहुत आसानी से शीघ्रता पूर्वक हो जाता है। लेकिन वैसे जंतु जो थोड़ा डेवलप हैं, जिनमें ऑर्गेन सिस्टम डेवलप है, उसमें यह अमोनिया क्रमशः यूरिया और यूरिक एसिड में बदल जाती है और इसके उत्सर्जन के लिए हमें कई अलग अलग अंगों की जरूरत होती है। इस प्रकार हम जंतुओं के अलग अलग जंतुओं के उत्सर्जन अंगों की चर्चा करेंगे कि कौन से जंतु में उत्सर्जन अर्थात ये प्रोडक्ट जो बने उसका उत्सर्जन कैसे होता है। यहां एक बात गौर करने की है कि ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं या नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, इनके उत्सर्जन की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: अमोनोलेटिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, जिसमें अमोनिया के रूप में ही उत्सर्जन हो गया वो अमोनोटेलिक हो गया। अगर अमोनिया का रूपांतरण यूरिया के रूप में हो गया, यूरिया के रूप में उत्सर्जन हो रहा है तो यूरियोटेलिक हुआ, और यदि यूरिक एसिड के रूप में उसका रूपांतरण हो गया तब उसके उत्सर्जन हुए तो
यूरिकोटेलिक के नाम से ये जाना जाएगा। नाम में थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ये यूरिक अम्ल के उत्सर्जन की बात है। अब इसकी परिभाषा हम आपको बताएंगे, फिर अलग अलग जंतुओं में उसके उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे। अब हम अभी आपको जो बताए कि जंतुओं में अमोनिया या नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ है उसका उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण पक्ष है उत्सर्जन का, और इसके आधार पर मैं जंतुओं के 3 कैटेगरी की चर्चा किया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। इन तीनों में क्या कुछ अंतर है और तीनों में होता क्या है, इस पर चर्चा करें। जैसा कि मैं बताया कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जो है वह अमोनिया के रूप में उत्पन्न होता है, और वैसे जंतु जिसमें उत्सर्जन की क्रिया अमोनिया के मौलिक रूप में ही जल में घुलनशीलता के आधार पर शीघ्रता से हो जाता है। मतलब अमोनिया बना और उसकी प्रॉपर्टी जल में घुलनशील है, इसलिए वो जल में घुलकर शीघ्र उत्सर्जित हो गया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो सामान्य जलीय जंतु हैं उसमें अमोनिया का उत्सर्जन आसानी से हो जाएगा, और अमीबा, पैरामीशियम, साइकान, झींगा, हाइड्रा, तारा मछली, टैडपोल लार्वा इत्यादि में अमोनिया अपने मौलिक स्वरूप में ही जल में घुलनशीलता के आधार पर उत्सर्जित हो जाते हैं, और इस प्रकार के जंतुओं को हम अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी है यूरियोटेलिक। इसमें क्या होता है कि बना अमोनिया और वह अमोनिया कन्वर्ट कर गया, उसका स्वरूप बदल गया, रूपांतरित हो गया वह यूरिया के रूप में। अब यूरिया के रूप में उत्सर्जन होगा, अमोनिया के रूप में उसका उत्सर्जन नहीं होकर यूरिया के रूप में उत्सर्जन होगा। तो यूरिया के रूप में उत्सर्जन होने के कारण इसका नाम यूरियोटेलिक जंतु या यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्हेल, सील, ऊंट, कंगारू, चूहा, स्थलीय जंतु, मेढक और जलीय सरीसृप, कछुआ वगैरह जो है उसमें यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है नाइट्रोजनी पदार्थ का, और ये सभी यूरियोटेलिक जंतु के उदाहरण हैं। अब तीसरी कैटेगरी है यूरिकोटेलिक। इस जंतु में अमोनिया का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। हम लोगों के परिवेश में पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में घोंघा, गिरगिट, सांप और कीट वर्ग के जो सदस्य हैं उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, और ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक जंतु या यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार के जंतु में उसका उत्सर्जन अंग क्या होता है। अब हम लोग जंतु वर्ग के उत्सर्जन पर यदि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं, अगर हम उसका असेसमेंट करें तो आपको विसरण की भूमिका पोषण, श्वसन और परिवहन की तरह उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण दिखाई देगी। प्रोटोजुआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जंतु हैं जिसको सामान्यतः एक कोशिकीय या कम विकसित जंतु हैं, इसमें उत्सर्जन की क्रिया भी इनके शरीर सतह से
विसरण द्वारा संपन्न होती है। इसके अलावा आपको 9th क्लास में जंतुओं का वर्गीकरण बताया गया था और उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार ग्रेजुअली उनके शरीर की रचनात्मकता में विकास हुआ। उसी क्रम में फीता कृमि या प्लेटीहेल्मिन्थिस वर्ग के जो जंतु हैं उसमें उत्सर्जन की क्रिया फ्लेम कोशिकाओं द्वारा या प्रोटेनेफ्रीडिया द्वारा संपन्न होता है, जबकि गोल कृमि या एस्केलेमेंथिस में या रेनेट कोशिका के माध्यम से संपन्न होती है। एनिलिडा वर्ग के जंतुओं में नेफ्रीडिया या नेफ्रोमिक्सिया द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। कीट वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए एक विशेष नलिका पाई जाती है जिसको मालपीगिया नलिका कहते हैं। मोलस्का वर्ग में यह रीनल ऑर्गन या रीनल सैक द्वारा, और जो मनुष्य सहित कशेरुकी वर्ग के विकसित जंतु हैं उनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क जैसी विशिष्ट अंग की उपस्थिति होती है। अब इस प्रकार अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग हम लोग देख रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे मनुष्य में उत्सर्जन पर कि मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और उनका उत्सर्जन किस प्रकार होता है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के लिए यह चैनल लाभकारी साबित हो रहा होगा। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी मन में जिज्ञासात्मक या डाउट के प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में डालिए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।